हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट बी, जिसमें अपने नस्लें पढ़ी। उसके बाद दूध के बारे में अपन ने पढ़ा, जैविक अपशिष्ट के बारे में अपने पढ़ा, संकर नस्लें, कृत्रिम प्रजनन, बधियाकरण, ये सब अपन ने पढ़ा। आज एक नया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। आज वो पढ़ेंगे कि स्वस्थ व बीमार पशु जो होते हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है, कौन सा पशु स्वस्थ है, कौन सा बीमार है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे पशुओं की नाड़ी गति कैसे कैसे नापते हैं, श्वसन दर कैसे नापते हैं, उनका तापमान जो होता है वो कैसे नापते हैं। तापमान, नाड़ी दर और श्वसन क्रिया जो है, इनसे प्रश्न बनेगा 100%, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, स्वस्थ व बीमार पशुओं की पहचान। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वस्थ पशु किसे कहते हैं, फिर देखेंगे अपन की बीमार पशु होता है वो कैसा होता है। इन दोनों की डेफिनेशन है। तो कोई भी पशु क्या है, कोई भी पशु है जिसके शरीर का कोई भी तंत्र या शरीर का कोई भी अंग जो है वो किसी भी कार्य या उत्पादन कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर रहा। मतलब पहले मान लीजिए कोई पशु किसी कार्य को 4 घंटे में कर रहा था, अब वो कार्य को या तो कर ही नहीं रहा है, या फिर अगर कम बीमार है तो वो उस कार्य को लगभग 10 घंटे में, 8 घंटे में करेगा। तो जब पशु की वह अवस्था जिसमें शरीर का कोई अंग जो है वो उसकी आयु और उसके कार्य व उत्पादन के अनुसार कार्य नहीं करता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्य करता है, उसे बोलते हैं स्वस्थ पशु। क्या बोलते हैं? स्वस्थ पशु। सॉरी, पहले मैंने बीमारी की बोल दी थी, अपने को याद रखना है, स्वस्थ पशु। तो जब कोई पशु है उसकी आयु, कार्य और उत्पादन के अनुसार कार्य करता है तो उसे बोलते हैं स्वस्थ पशु। और कोई पशु अगर उसकी आयु जो है उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि उसे किसी ना किसी की प्रॉब्लम है, यानी कि वो बीमार पशु। तो ये जो डेफिनेशन है इसकी उल्टी करोगे तो बीमार पशु की हो जाएगी। पहली डेफिनेशन याद रखनी है कि पशु की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी तंत्र व शरीर के जो अंग है वो आयु, लिंग, कार्य व उत्पादन के अनुसार सुचारू रूप से कार्य करते हैं। इसे ही अगर मैं अस्वस्थ पशु में डालू कि देखिए, पशु की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी तंत्र अंग उसकी कार्य उत्पादन के अनुसार सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं, अगर मैं यहाँ पर नहीं लिख दूं तो यही परिभाषा जो है वो किसकी हो जाएगी? बीमार पशु की हो जाएगी। मैंने पहले बीमार पशु की ही बोली थी। तो दोनों एक परिभाषा याद करनी है, स्वस्थ पशु की, बीमार की याद हो जाएगी। बीमार की याद करोगे तो स्वस्थ की हो जाएगी, यहाँ नहीं लगाओगे तो ये बीमार पशु की हो जाएगी। इसी तरह इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वो देखिए, पशु का कोई शरीर है, शरीर का जो तापमान है, उसकी जो श्वसन दर है, उसकी जो नाड़ी गति है, अगर वो साधारण रूप से चल रही है। मान लो कोई पशु है जिसका तापमान अपन मान के चलते हैं कि 37 डिग्री है, अपना भी 37 है, तो अगर 37 डिग्री उसका शरीर का तापमान, इसका मतलब वो स्वस्थ है। अब तापमान कम होगा तो भी बीमार है, तापमान ज्यादा हो गया तो भी पशु बीमार है। इसी तरह नाड़ी की गति है, अगर वो बराबर है इसका मतलब पशु स्वस्थ है, कम होगी, ज्यादा होगी तो इसका मतलब पशु बीमार है। इसी तरह श्वसन दर भी होती है। तो जब पशु की श्वसन तापमान, श्वसन गति और नाड़ी गति ये साधारण रूप से कार्य कर रही है, मतलब पशु कैसा है? स्वस्थ है। देखिए, पशु के शरीर का तापमान, श्वसन गति व नाड़ी की गति साधारण हो तो पशु क्या है? स्वस्थ है। लेकिन अगर ये साधारण नहीं है, साधारण यहाँ पे लिख दे नहीं हो, तो ये वापस हो गई किसकी? बीमार पशु की डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन याद करोगे तो साथ में आपको बीमारी की भी याद हो जाएगी। या शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि ऐसा पशु जिसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है वो क्या है? स्वस्थ पशु है। तो देखिए, बीमारी से मुक्त पशु को ही स्वस्थ पशु कहते हैं। और बीमारी से मुक्त है और बीमारी से युक्त होगा, अगर मैं मुक्त की जगह युक्त कर दूं कि बीमारी से युक्त पशु को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अस्वस्थ या बीमार हो जाएगा। ये अस्वस्थ पशु हो जाएगा या बीमार पशु हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बीमार पशु। तो यहाँ पे अगर बीमारी से मुक्त है तो स्वस्थ हो जाएगा और बीमारी से युक्त है तो बीमार हो जाएगा। इसी तरह अगर श्वसन नाड़ी बराबर चल रही है तो स्वस्थ है, साधारण नहीं है तो बीमार, सुचारू रूप से कार्य कर रहा है तो क्या है? स्वस्थ है। सुचारू रूप से अगर कार्य नहीं कर रहा है तो बीमार है। तो नहीं लगाना है तो बीमारी की परिभाषा हो जाएगी। 3 डेफिनेशन है, ये याद रखनी है। चले आगे देखिए, अब है बीमार पशु की परिभाषा। वैसे मैंने बता दी है कि ऐसा पशु जो शरीर, उसकी आयु, ठीक है, लिंग और कार्य उत्पादन क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा तो वो बीमार पशु है। यानी कि या फिर ऐसा पशु जिसकी श्वसन दर, नाड़ी गति और तापमान जो है वो साधारण नहीं है, मतलब या तो कम है, या जो क्राइटेरिया है उससे कम है, या फिर उससे ज्यादा है तो वो बीमार है। या फिर बीमारी से युक्त पशु जो होता है वो बीमार पशु कहलाता है। तो या फिर
एक परिभाषा ये भी याद रखने की, अगर स्वस्थ दशा से विचलित है तो इसका मतलब वो कैसा पशु है, बीमार है। तो देखिए स्वस्थ दशा से विचलित क्या है, पशु जो है वो स्वस्थ दशा से अगर विचलित है, कैसा है, विचलित है, तो इसका मतलब है कि पशु कैसा है, बीमार है या उसे किसी ना किसी प्रकार का कोई रोग है। तो स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, तो उसे बीमार पशु कहते हैं। स्वस्थ दशा से विचलित होने की अवस्था को ही बीमार या रोग कहते हैं, या रोगी पशु कहते हैं। यहाँ पर रोगी पशु कहते हैं, या फिर बीमार, या फिर बीमारी कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है। लेकिन बीमारी या स्वस्थ दशा से विचलित है उसे बीमारी या रोग भी कहते हैं, और इसे ही बीमारी या रोगी पशु भी कहेंगे। तो स्वस्थ पशु समझ में आ गया और बीमार पशु आपको समझ में आ गया। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्वस्थ व बीमार पशु उसकी पहचान कैसे करते हैं। देखिए अगर पशु स्वस्थ होगा, क्या होगा, स्वस्थ, तो वो झुंड में रहेगा। किस में रहेगा, झुंड। किस में रहेगा, झुंड। और गाय और भैंस का जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता रखा है, उसे हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ड। और वहां पे फ्लॉक बोलते हैं। बकरी के अंदर क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लॉक। तो जब पशु जो है वो हर्ड यानी कि झुंड में रहेगा, या फ्लॉक यानी कि झुंड में रहेगा, इसका मतलब पशु स्वस्थ है, यानी कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन अगर पशु उन पशुओं के साथ में नहीं रह रहा, अकेले रह रहा है, पीछे चल रहा है, अकेले ही बैठा है चुपचाप, तो इसका मतलब पशु कैसा है, बीमार है। अगर पशु जो है वो बदबू युक्त जो है गोबर कर रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आ रही है, हार्ड गोबर कर रहा है, इसका मतलब वो स्वस्थ है। लेकिन अगर वो द्रव्य के रूप में अगर वो गोबर कर रहा है और उसमें दुर्गंध आ रही है, तो समझ जाना कि पशु क्या है, बीमार है। पशु क्या है, बीमार है। और उसके हाथ लगाकर भी अपन ये महसूस कर सकते हैं। अगर स्वस्थ पशु होगा तो उसके हाथ लगाओगे तो उसे पता चलेगा कि आपने उसके टच किया है। लेकिन जो बीमार होगा वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा, सीधा सीधा देखता रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं रहता है। ये कुछ इनकी विशेषताएं होती है, ये सब लिख रखी है, अपन देख लेते हैं। देखिए ये अपने बुक का ही पूरा चार्ट है। विशेषताएं ज्यादा थी, लिखने में टाइम लगता है, इसलिए इसको सारणी के द्वारा एक बार देख लेते। देखिए स्वस्थ पशु जो है वो रेवड़ में रहता है। कहां पर रहता है, रेवड़। अब रेवड़ क्या होता है, वही झुंड। क्या होता है, झुंड। पशुओं का जो झुंड होता है उसे ही रेवड़ कहते हैं। रेवड़ का मतलब क्या होता है, रेवड़ का मतलब होता है झुंड। क्या होता है, झुंड। तो पशुओं का जो झुंड होता है उसे ही रेवड़ कहते हैं। स्पेशली जो रेवड़ होता है ना, वो भेड़ और बकरियों का होता है। किसका होता है, भेड़ और बकरी का जो समूह होता है उसे रेवड़ कहते हैं। और रेवड़ जो चराता है, जो भेड़ बकरी यानी कि जो रेवड़ जो चराता है, उस जाति का नाम पूछ ले तो याद रखना, रेबारी। क्या है, रेबारी नाम भी मिलता है आपको, देवासी नाम भी मिलता है, देवासी। क्या नाम मिलेगा, देवासी। देवासी भी मिलता है। इसके अलावा राय का नाम भी आपको मिलता है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं कि रेवड़ कौन चराता है, तो देवासी, रेबारी और राय का जाति के लोग जो है वो रेवड़ चराते हैं। मेरा जो है इस जाति से थोड़ा एक घरेलू संबंध भी है, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो इन्हीं के परिवार के अंदर हुआ था। मतलब ठीक है, मतलब हम वहाँ पे रेंट में रहते थे, वो देवासियों का ही मकान था, तो मेरे बहुत करीब है ये कास्ट। देखिए रेबारी, देवासी और राय का जो जाति है वो रेवड़ चराती है। ये भी पूछ ले, क्योंकि पशुपालन से संबंधित है। या पशुपालन कौन सी जाति है जो सर्वाधिक पशुओं को पालती है, तो भी देवासी आएगा। ठीक है, ये रेवड़ ज्यादा पालती है। रेवड़ आ गया इसलिए बता दिया। स्वस्थ पशु रेवड़ में रहेगा, बीमार पशु रेवड़ से अलग हो जाता है, मुरझाई अवस्था में रहता है, पीछे रहेगा या बैठा रहेगा। पशु ध्वनि और गति के प्रति उचित संवेदना व्यक्त करता है। उचित संवेदना मतलब कैसे, थोड़ी सी भी आवाज होगी तो वो मूवमेंट करेगा, देखेगा। ठीक है, आवाज आएगी तो उसके प्रति वो देखेगा कि कहाँ से आवाज आ रही है। लेकिन अगर बीमार होगा तो उसको कोई मतलब नहीं, वो संवेदना रहित बैठा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं पास में क्या बज रहा है, क्या चल रहा है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो बीमार है। अपने साथ में भी यही तो होता है। स्वस्थ होते तो अपन इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन बीमार होते तो अपना कहीं मन नहीं लगता है। वो का वो इनके साथ भी होता है, क्योंकि ये भी एक जीव है। देखिए बाहरी संवेदक के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील नहीं रहता है। थोड़ा बहुत हो सकता है सुने, लेकिन वो इतना इंटरेस्ट उसमें नहीं लेगा। देखिए पशु की त्वचा मुलायम होती है, जो स्वस्थ पशु होगा उसकी चमकदार होगी और लचीली होती है। प्लाइएबल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है लचीली। लचीली, ये लचीली यहाँ पर आ रखा है, इसका मतलब यही होता है। ये यहाँ पर देने की जरूरत भी नहीं थी, लचीली वैसे वर्ड दे रखा है। ठीक है, तो पशु की त्वचा अगर मुलायम है, चमकदार है, लचीली है
और इसी की पहचान गर्दन की चमड़ी को पकड़कर की जा सकती है। गर्दन की जो चमड़ी होती है, जो गल कंबल होता है लटका हुआ, उस पर हाथ लगाओगे तो वो कैसा होगा, लचीला होगा, मुलायम होगा और चमकदार होगा। लेकिन अगर वो बीमार है तो देखिए, तो पशु की त्वचा सूखी होगी, मोटी होगी, कम लचीली होगी और चमकहीन होगी, रोंगटे खड़े रहेंगे, जो बाल जो होंगे यहाँ पर वो खड़े मिलेंगे आपको। त्वचा को हाथ से पकड़ने पर रोए हाथ पर चिपक जाता है, जो छोटे छोटे जो रोए जो होते हैं, बाल जो होते हैं वो चिपक जाता है, इसका मतलब पशु बीमार है। अगर चमकदार है तो स्वस्थ है, और चमकदार है, कम चमकदार है, बाल खड़े हैं, हाथ लगाने पर अगर हाथ में चिपक रहे हैं तो वो बीमार है, हाथ लगाने पर अगर नहीं चिपक रहे हैं तो वो स्वस्थ है। पशु के नथुने, नथुने कौन से होते हैं, जो नाक होता है ना, नाक के पास वाला जो क्षेत्र होता है मुंह के ऊपर, उसे बोलते हैं नथुने। तो नथुने नम होते हैं, नम मतलब गीले होते हैं, नथुने इनके नम होते हैं। नासा रंध्र से किसी भी प्रकार का स्त्राव नहीं निकलता, नाक के जो छेद होते हैं उनसे किसी भी प्रकार का जो स्त्राव नहीं निकलेगा, किसी भी प्रकार का स्त्राव नहीं निकलेगा। नथुने तो नम होंगे, मतलब जो नाक के आसपास जो नथुना होता है, जो ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, गाय के जो मुख घुमाती है उसके आसपास ब्लैक कलर का, वो गीला रहेगा। नम से मतलब है गीला रहेगा, लेकिन नाक से किसी भी प्रकार का स्त्राव नहीं निकलेगा, ठीक है, लिक्विड नहीं निकलेगा। यहाँ पर उल्टा है, देखिए, नथुने शुष्क हो गए, यहाँ पे नम थे, गीला, यहाँ पे सूखे हैं, और यहाँ पे स्त्राव नहीं निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर स्त्राव जो है वो निकलेगा। नासा रंध्र में पानी जैसा गाढ़ा व खून निकल सकता है, कुछ गाढ़ा पदार्थ निकलेगा या फिर ब्लड भी निकल सकता है। देखिए, आंखें चमकदार होगी व सचेत होगी। आंखें कैसी होगी, चमकदार होगी और सचेत होगी, थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो उसे झट पता चल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगी, आंखें कम चमक, आंखों में चमक कम होगी, और कुछ गंभीर बीमारियों में पानी व तरल गाढ़ा भी पदार्थ निकल सकता है। आंखें में चमक होगी लेकिन कम हो सकती है या बिल्कुल नहीं होगी, और ज्यादा अगर बीमार है तो आंखों से उसके पानी भी निकल सकता है। देखिए, आहार पूरी तरह से खाता है, अगर स्वस्थ है तो पूरी तरह से खाएगा, अपने भी यही होता है सेम। और आहार खाने में कोई रुचि नहीं लेता, पड़ा रहता है आहार, उसे देखता है लेकिन वो, उसका खाने की इच्छा होती है लेकिन वो खा नहीं पाता क्योंकि बीमार है। पशु जुगाली करता है, क्या करता है, जुगाली करता रहता है। यहाँ पे जुगाली नहीं करता है, या कम करता है, या लार गिरती है। या तो जुगाली करेगा, थोड़ा बहुत खाएगा तो, अगर कम बीमार है तो, ज्यादा बीमार है तो नहीं करेगा, और मुंह से लार गिरती रहेगी। ये कुछ सिम्टम्स है जिसमें अपने को स्वस्थ और रोगी पशुओं की अपन पहचान कर सकते हैं, बिना चिकित्सक की उपस्थिति में भी अपन कर सकते हैं। देखिए, पशु ठीक तरह से गोबर करता है। गाय भैंस का गोबर अपेक्षाकृत ढीला होता है एवं गहरे हरे रंग का होगा या फिर गहरे भूरे रंग का होगा। गोबर में किसी प्रकार का बुलबुला या खून नहीं होता है, किसी भी प्रकार की इसमें दुर्गंध नहीं आती है। क्या है, दुर्गंध नहीं आएगी। यहाँ पे क्या देखिए, पशु के गोबर का रंग, मात्रा, गाढ़ापन व गंध में परिवर्तन आ जाता है। गोबर सूखा व पतला करता है या कब्जी होती है, या तो कब्जी हो जाएगी, गोबर नहीं करेगा, या सूखा करेगा, या फिर बहुत ज्यादा पतला करेगा और उसमें दुर्गंध आएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पेशाब का रंग, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेशाब का रंग हल्का पीला, ठीक है, हल्का पीला और पानी जैसा होता है। कैसा होता है, पेशाब जो करेगा उसका रंग पीला होगा, हल्का पीला होगा। कैसा होगा, हल्का पीला, या फिर पानी जैसा होगा, जो सफेद होता है वैसे ही। सामान्य रूप से पेशाब करता है, किसी भी प्रकार की उसमें स्मेल नहीं आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए, पेशाब का रंग गहरे पीले रंग का या फिर लाल रंग जैसा हो जाता है, मतलब उसमें ब्लड आ सकता है। पेशाब में दुर्गंध आती है, पेशाब करने में तकलीफ होती है, और पेशाब को ज्यादा या कम मात्रा में आता है। या तो पेशाब ज्यादा आएगा या कम, यहाँ पे बराबर आएगा। हल्के पीले रंग का होगा या सफेद होगा, यहाँ पे हल्के पीले रंग का होगा, सॉरी गहरे पीले रंग का होगा और लाल होगा। अपने भी यही होता है, बीमार होते हैं, टैबलेट लेते हैं, दवाइयों से क्या होता है, पेशाब पीला आता है, गहरा। वरना नॉर्मल होते तो कैसा आएगा, या तो हल्का सा कहीं धूप में घूम दो तो पीले येलो आता है, और सफेद। तो वही इंसानों से लगभग मिलते जुलते ही ये होते हैं। मतलब अपन भी यही होते, बीमार होते तो अपन किसी कार्य को नहीं कर पाते अच्छे रूप से, खाना नहीं खाते, तो उसी तरह से अपन ये समझ जाएंगे। ये ज़्यादा कोई डिफिकल्ट इसमें आपको नहीं होगी, ऑप्शन देख के ही आपका ये सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो रहेगा ये रहेगा। अब आगे वाला देखिए, और कुछ पॉइंट है इसमें। दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन सामान्य रहता है। दुधारू जो अगर दूध दे रहा है पशु, तो उसका दूध कैसा होगा, उत्पादन सामान्य रहेगा। सामान्य क्यों रहेगा, क्योंकि पशु कैसा है, स्वस्थ है, और स्वस्थ होगा तो दूध उत्पादन बराबर रहेगा, दूध की गुणवत्ता
सामान्य रहेगी, इसकी उल्टी हो जाएगी बीमार में। ये तो कैसा हो जाएगा, स्वस्थ पशु, स्वस्थ पशु, और ये हो जाएगा बीमार पशु। और बीमार होगा तो दूध उत्पादन नहीं होगा या कम होगा, तो दूध उत्पादन कम हो जाता है, दूध की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, दूध पानी जैसा या मवाद या खून उसमें आ सकता है। और खून कौन सी बीमारी में आता है, ध्यान रखना है, थनैला रोग में, जो जीवाणु जनित रोग है। श्वसन क्रिया व श्वसन गति सामान्य होती है, अपने भी यही होता है, श्वसन गति बराबर होती है। और बीमार है तो सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी होती है, दुर्गंध युक्त सांस आती है, मतलब सांस लेकर उसमें स्मेल आती है। शरीर का तापमान सामान्य रहता है अपनी तरह ही, बुखार नहीं है मतलब शरीर सामान्य है, बीमार हो जाते बुखार होता है तापमान बढ़ जाता है, तो तापमान या सामान्य से अधिक या कम हो जाता है। ये आपको ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ लेना, ये वैसे ही याद हो जाएगा, ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा कि ये स्वस्थ पशु की है या बीमार पशु की विशेषताएं होती हैं। नाड़ी की गति सामान्य होती है, यहाँ पे देखिए नाड़ी की गति सामान्य से अधिक या कम हो जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा नाड़ी गति, जो इसके बाद अपन पढ़ेंगे श्वसन गति वो पढ़ेंगे, तापमान वो इंपॉर्टेंट रहेगा। पशु के उठने बैठने चलने व चरने की क्रिया सामान्य रहेगी, क्योंकि पशु स्वस्थ है। और यहाँ पे उठने बैठने में क्या हो जाएगी, तकलीफ होगी, पशु लंगड़ा कर चलेगा, पशु उठने बैठने में तकलीफ होती है, पशु लंगड़ाता है, लंगड़ा एक बीमारी होती है, लंगड़ी बीमारी, ठीक है, वो भी अपन पढ़ेंगे डिजीज में। पशु की आवाज सामान्य रहती है, यहाँ पे आवाज में परिवर्तन आ जाता है, या तो ज्यादा आवाज जो है वो बिल्कुल परिवर्तन भी आ जाता है, और आवाज बिल्कुल कम करेगा, ठीक है। पशु कान पूंछ सिर हिलाते रहते हैं, सिर ऊंचा उठाए रखता है, चलेगा तो भी सिर ऐसे ऊपर रखे, हम यहाँ बीमार होगा ना तो सिर नीचे हो जाएगा। कान पूंछ सिर कम हिलाते या बिल्कुल नहीं हिलाते, सिर नीचे की ओर होता है, कैसा होता है, नीचे की ओर। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक द्वार जो होते हैं, प्राकृतिक द्वार यानी कि जो ज्ञानेंद्रिय जो होते हैं, आंख कान नाक, ठीक है, तो प्राकृतिक द्वार जैसे जनेंद्रिय जो होती है, ठीक है, जनेंद्रिय, ठीक है, मतलब मल द्वार और जो योनि होती है उसमें देखिए किसी भी प्रकार का स्त्राव नहीं आता, परंतु मादा पशु के पाले में हीट में आने पर स्त्राव आ जाता है, मतलब जनेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय नहीं है, जनेंद्रिय जो मल द्वार होते हैं और जिससे जनन प्रक्रिया होती है, जो योनि जो होती है, ठीक है, सर्विक्स, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें से किसी भी प्रकार का स्त्राव नहीं आएगा अगर पशु स्वस्थ है। तो अगर बीमार होगा तो उसमें स्त्राव आएगा, क्या होगा, जनन मवाद जैसा स्त्राव या खून भी उसमें आ सकता है। ये दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर स्वस्थ होगा तो पशु में अगर जो जननेंद्रिय है इसमें से अगर स्त्राव निकल रहा है तो वो, परंतु मादा पशु के अगर तो वो हीट में आई होगी, जिसे बोलते हैं मध्यकाल। अगर पशु मध्यकाल में है और स्वस्थ है तो भी उसके स्त्राव हो सकता है, लेकिन वो मध्यकाल में होगा, ठीक है, जब नर और मादा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं मध्यकाल में, तब उसमें स्त्राव हो सकता है, स्वस्थ पशु में भी। अन्यथा जो है स्त्राव हो रहा है इसका मतलब पशु बीमार है, क्या है, बीमार। पशु के स्वभाव में सामान्य में भिन्नता नहीं होती, जैसा नेचर होता है उसी प्रकार वो रहेगा, और इसमें उसके स्वभाव में बदलाव हो जाता है, या तो वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा बीमार होने पर, चिड़चिड़ा, या बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। पशु का स्वास्थ्य सामान्य नहीं रहता है। ये सामान्य कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इतनी इसमें कोई खास है नहीं, इंपॉर्टेंट आएगा। अब पशुओं का शारीरिक तापक्रम, ये तापमान पहले पढ़ लेते हैं, फिर नाड़ी गति और फिर श्वसन गति। तो शारीरिक जो तापमान है, पशुओं का जो शारीरिक तापमान है, ये कहां से नापते हैं, ये नापते हैं अपन मल द्वार से, जिसे बोलते हैं मलाशय, मल द्वार से या मलाशय से नाप सकते हैं, या फिर ये योनि से भी नाप सकते हैं। मादा पशु होगी तो योनि से नाप सकते हैं, और नर होगा तो उसके मल द्वार या मलाशय से ये नापते हैं। पशुओं का शारीरिक तापमान कहाँ से नापते हैं, तो मल द्वार मलाशय या योनि से जो है पशुओं का शारीरिक तापमान नापा जाता है। किससे नापा जाता है, मल द्वार मलाशय और योनि से जो है पशुओं का शारीरिक तापमान नापा जाता है। कहाँ से नापते हैं, मल द्वार मलाशय और योनि से। मादा पशुओं का पूछ ले तो योनि, और नर पशुओं का पूछ ले अपने को तो मलाशय, सॉरी।
सॉरी, देखिए मलद्वार, मलाशय और योनि से किससे नापते हैं? तो थर्मामीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? थर्मामीटर। डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उससे, थर्मामीटर, डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उस थर्मामीटर से जो है ये तापमान नापा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पशुओं का जो मल द्वार होता है इसमें से क्या होता है कि वो हार्ड जो है वो जब गोबर पास करता है तो उससे तापमान सही नहीं आ पाता। मल द्वार में क्या होता है, गोबर होता है, वो कभी ठोस होता है, तो जिसकी वजह से तापमान जो है वो सही नहीं आ पाता। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक झिल्ली होती है, श्लेष्मा झिल्ली। इस श्लेष्मा झिल्ली से भी तापमान ज्ञात करते हैं। कौन सी झिल्ली से? श्लेष्मा झिल्ली से भी तापमान ज्ञात करते हैं। कौन सी जो झिल्ली से करते हैं? श्लेष्मा झिल्ली से भी तापमान ज्ञात करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर पशु है और पशु के मल द्वार में अगर गोबर जो है वो ज्यादा हार्ड हो जाता है तो उसमें तापमान लेने के लिए अपने को श्लेष्मा झिल्ली से भी तापमान लेना पड़ता है। ठीक है, जिसे रेक्टम भी बोलते हैं, रेक्टम इंग्लिश में वर्ड आ जाए तो रेक्टम। तो अब आपको यही याद रखना है कि पशुओं का जो शारीरिक तापमान होता है वो किससे नापते हैं? तो मल द्वार, मलाशय, मादा पशुओं में योनि से। अगर गोबर जो है वो ज्यादा हार्ड है, तापमान बराबर नहीं आ रहा है, तो फिर मल द्वार के अंदर श्लेष्मा झिल्ली होती है, रेक्टम के अंदर, उससे भी ये ले सकते हैं। तो ये सब वर्ड आपको याद रखने हैं। कौन कौन से वर्ड आपको याद रखने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांचों से ही तापमान नापा जाता है। तो ये 5 वर्ड आपको याद हो जाएंगे। किससे नापते हैं? तो थर्मामीटर से। कहीं कहीं पर ये डॉक्टरी थर्मामीटर भी लिखा आ सकता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से ही तापमान नापा जाता है। अगर कोई मादा है वो गयाबीन है, क्या है? गयाबीन मतलब जिसके बछड़ा होने वाला है, या कोई तरुण है। तरुण का मतलब जो बछड़ा होता है जो थोड़ा सा जवान होता है, तो इनमें क्या होता है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है तापमान वो बढ़ जाता है। क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। इनके जो मान लीजिए इनका तापमान है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इनका तापमान जो है 1 डिग्री मतलब 101 वहां पर दिखाएगा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा। तो अगर कोई ज्ञाबिन है जो बछड़े को जन्म देने वाली मादा है, या कोई तरुण है, कोई वयस्क बछड़ा है, तो उसका तापमान जो है एवरेज जितना होना चाहिए उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। किसमें? शारीरिक तापमान में। किसमें? शारीरिक तापमान में। पहले फिर पढ़ेंगे नाड़ी गति, फिर श्वसन, फिर इसको कैसे याद रखना है, इनका तापमान कितना होता है वो सब इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, देखिए ये इतना ही आएगा शारीरिक तापमान में, ये याद रखना। और कौन से पशु का तापमान कितना होता है वो इंपॉर्टेंट है, सारणी आएगी वो अपन पढ़ेंगे और याद भी करवाएंगे। तो इसको हटा दे एक बार। देखिए अब है नाड़ी गति। शारीरिक तापमान हो गया, अब है नाड़ी गति। क्या है? नाड़ी गति। नाड़ी गति तो पशुओं की जो नाड़ी गति होती है गाय भैंस में क्या होती है? गाय भैंस में जो नाड़ी गति ज्ञात करते हैं, गाय भैंस में नाड़ी गति ज्ञात करते हैं, कहां से करते हैं? कॉक्सिजियल धमनी से। कॉक्सिजियल धमनी या सीरा बोलते हैं। कॉक्सिजियल धमनी ऑब्लिक सीरा से जो है पशुओं की नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। गाय भैंस में जो है नाड़ी गति कहां से ज्ञात करते हैं? कॉक्सिजियल धमनी या सीरा से। अब कॉक्सिजियल जो धमनी है ये कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पशुओं के पूंछ में। कहां पाई जाती है? पूंछ में ये पाई जाती है, पूंछ में पाई जाती है, पूंछ में ये पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पूंछ में ये पाई जाती है। पूंछ में कहां पाई जाती है? तो जहां पे इसका जॉइंट होता है, मतलब ऊपर से जहां से स्टार्ट होती है पूंछ, उससे लगभग 2-3 इंच नीचे ये कॉक्सिजियल धमनी का जो है नाड़ी दर ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? मान लीजिए ये पशु की पूंछ है, इसको यहां से जहां जॉइंट होता है, इसको यहां से दोनों अंगुलियों के ऐसे पूंछ को ऐसे पकड़ के रखते हैं और उससे जो है इसकी नाड़ी गति जो है वो ज्ञात की जाती है। तो ध्यान रखना, पशुओं की गाय भैंस की नाड़ी गति कहां से ज्ञात करते हैं? तो कॉक्सिजियल धमनी से या कॉक्सिजियल सीरा से। ये कहां पाई जाती है? तो ये पूंछ में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको छोटा सा याद। अब है देखिए गाय भैंस। अब क्या है? सॉरी, गाय भैंस हो गया। अब है यहां पर घोड़े में। अब घोड़ा जो होता है, घोड़े में जो नाड़ी गति ज्ञात करते हैं उस सीरा, वो उसका नाम है फेशियल सीरा। क्या नाम है? फेशियल सीरा, फेशियल धमनी या सीरा, फेशियल धमनी या
शीरा। ये कहाँ पाई जाती है? ये फेस में पाई जाती है, मतलब मुंह में पाई जाती है, तो फेस से ही याद हो जाएगा फेशियल। फेशियल कहाँ करवाते हैं? चेहरे के ऊपर, तो फेस से याद हो जाएगा फेशियल शीरा। तो घोड़े की नाड़ी गति कहाँ से ज्ञात करते हैं? फेशियल शीरा से। कहाँ होती है? तो फेस में, मुंह के अंदर ये होती है। इसके अलावा है, देखिए क्या है, इसके अलावा एक आ जाएगा ऊंट। क्या आ जाएगा? ऊंट। ऊंट, कलर सही नहीं है। ऊंट, ऊंट जो होता है, ऊंट की जो नाड़ी गति ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं पीटीए। पीटीए शीरा। ये नाम को किताबों में नहीं है, ये मैंने याद करने की दृष्टि से ऐसे बना रखा है। पीटीए पोस्टीरियर। क्या नाम है? पोस्टीरियर। तो पी से क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर। पी से हो जाएगा पोस्टीरियर। टीबिया, टी से क्या हो जाएगा? टीबिया। क्या हो जाएगा? टीबिया, पोस्टीरियर टीबिया। और इससे हो जाएगा अटारी। क्या हो जाएगा? अटारी। नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अटारी। तो ये हो गया पी, ये हो गया अपना टी, और ये हो गया ये ए। क्या हो गया? ए। पीटीएम होती है पेरेंट टीचर मीटिंग। पीटीएम की जगह एम को हटा के ए करना है, पीटीए, यानी कि पोस्टीरियर टीबिया अटारी। पोस्टीरियर टीबिया अटारी, ये धमनी है, शीरा है, इसके द्वारा ऊंट की जो है नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको याद रखनी है भेड़ बकरी। भेड़ बकरी में जो तापमान ज्ञात करते हैं, नाड़ी गति जो है वो ज्ञात करते हैं फेमोरियल या फेमोरेल नाम मिलता है, फेमोरेल से ज्ञात करते हैं। तो बकरी में जो है किससे ज्ञात करते हैं? तो ये अपने को ध्यान रखना है कि फेमोरेल से जो है ये ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? फेमोरेल। किससे ज्ञात करते हैं? फेमोरेल। भेड़ बकरी में किससे ज्ञात करते हैं? फेमोरेल से ये ज्ञात करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। शारीरिक तापमान तो हो गया, कहाँ से ज्ञात करते हैं? मला से, मल द्वार से हो गया। अगर या फिर अगर मल द्वार में अगर गोबर है सही से नहीं है तो तापमान सही नहीं आएगा, तो वहां से अपने को ध्यान रखना श्लेष्मा झिल्ली जो रेक्टम के अंदर पाई जाती है। तो मल द्वार याद रखना है, मला से याद रखना है, रेक्टम याद रखना है, श्लेष्मा झिल्ली और मादाओं में योनि। ये 5 वर्ड वहां पर याद रखना है। शारीरिक तापमान कितना होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नाड़ी गति पे आ जाइए। तो भैंस में कॉक्सिजियल धमनी कहाँ पे होती है? तो पूंछ में होती है, ठीक है। फिर भेड़ बकरी इंपॉर्टेंट रहेगा। फेमोरेल क्या है? फेमोरेल। ऊंट में पीटीए क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर टीबिया अटारी। उसके बाद देखिए घोड़े में तो फेशियल शीरा, ये तो इजी है, फेस में पाई जाती है, इसलिए फेशियल शीरा से नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। यही इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसको एक बार हटाना पड़ेगा। फिर श्वसन गति के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनका तापमान जो है वो कितना होता है वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट। इसको हटाए। देखिए श्वसन गति, तो श्वसन गति में 3 क्रियाएं होती है। कितनी क्रियाएं होती है? 3 क्रियाएं होती है। कितनी क्रियाएं होती है? 3 क्रियाएं होती है। कितनी क्रियाएं होती है? 3 क्रियाएं होती है। 3 क्रियाएं होती है। एक तो होती है उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब क्या होता है? सांस को ऊपर की ओर लेना। उच्छ्वास का मतलब क्या होता है? सांस जो होती है उसको ऊपर की ओर लेना। एक होता है निश्वास। क्या होता है? निश्वास। और एक होता है विश्राम। क्या होता है? विश्राम। देखिए उच्छ्वास सही नहीं लिखा है, इसको सही कर दे। उच्छ्वास, निश्वास और विश्राम। और कौन सा होता है? विश्राम में भी सही नहीं आ रहा है आपको। विश्राम इसमें क्या करते हैं? सांस को ऊपर लेना, सांस इसमें लेना। और निश्वास में क्या होता है? सांस छोड़ना। क्या होता है? सांस छोड़ना। और इसमें क्या होता है? विश्राम, जिसमें ना तो सांस लेते नहीं छोड़ते, ऐसे अपन रहते ना, सांस ली उच्छ्वास, छोड़ी निश्वास। और ये जो प्री की अवस्था होती है जिसमें सांस नहीं लेते वो विश्राम की अवस्था। तो सांस
सांस को जो है, ये जो सांस जो लेते हैं श्वसन क्रिया, इसको कैसे गिनते हैं, तो जो उच्छ्वास जो होता है इसको गिना जाता है, इसको गिनते हैं। सांस छोड़ने को नहीं गिनते क्या, जैसे मैंने ऐसे सांस ली मतलब एक बार छोड़ा, इसको नहीं गिनेंगे, फिर वापस तो 2 बार। लोग क्या करते हैं, सांस ली और छोड़ने के बाद गिनते हैं एक, ऐसे नहीं। तो उच्छ्वास की गिनती की जाती है। श्वसन क्रिया में किसको गिनते हैं, उच्छ्वास को गिनते हैं। 3 क्रिया इसमें होती हैं। और श्वसन गति जो है ये कहां से ज्ञात करते हैं, इसको एक बार हटा दूं मैं। देखिए 3 क्रिया होती है, उच्छ्वास, निश्वास और विश्राम। श्वसन क्रिया जो है ये ज्ञात करते हैं एक तो पशु के पेट से। कहां से ज्ञात करते हैं, पशु के पेट। पशु के पेट से कैसे ज्ञात करते हैं, तो पशु के पेट को अपन देखते हैं, वैसे अपन भी होता है, सांस लेते तो बाहर, छोड़ते तो वापस अंदर, लेते हैं अंदर, तो इसको गिनते हैं। पशु के पेट में जो श्वसन क्रिया होती है उसको गिनते हैं। पेट का फूलना फिर वापस सिकुड़ना, फूलना सिकुड़ना, इसको गिनते हैं। इसके द्वारा उसकी श्वसन गति का पता लगाया था। पशु के पेट से, एक तो पशु के पेट से गिनत कर लगा सकते हैं इसका आइडिया। और एक होता है उसके नथुने या नाक या नथुने, नाक या नथुने के आगे, नाक या नथुने के आगे हथेली लगाकर, नाक या नथुने के आगे हथेली लगाकर, तो क्या होगा, पशु का जो नाक होगा, उसका जो नथुना होगा, उसके आगे अपन हथेली या हाथ रखेंगे और उसके द्वारा श्वसन करेगा। उसको 1 मिनट तक गिनेंगे कि सही किए या नहीं किए, उससे उसका आइडिया मिल जाएगा। इसे हटा दे, तो ये आपको याद रखना है। अब इनकी गति देखिए, वैसे यहाँ पे दे रखी है, सॉरी ये सारणी दे रखी है। इसमें आपको क्या याद करना है, एक तो गाय का याद करना है। क्या याद करना है, गाय का याद करना है, गाय का याद करना है, भैंस का याद करना, बकरी का याद करना, भेड़ का याद करना, ऊँट का और घोड़े का याद कर लेना। सूअर मुर्गी वुर्गी का इतना नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट इन 4 में से ही पूछेगा। गाय भैंस भेड़ और बकरी, ऊँट का भी इतना नहीं पूछता है। तापमान याद रखना पड़ेगा, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, नाड़ी दर, श्वसन दर। एक प्रश्न इस सारणी में से 100% आएगा, 100% आएगा। अब इसको कैसे याद किया जाए, प्रॉब्लम है ये, तो इसको अपन कैसे याद करें। देखिए इसको याद करने की एक तरकीब है। तो कैसे याद करना है इसको देखिए, वो भी अपन देख लेते हैं। इसको एक बार साफ हटा दे। तो इसको याद करने के लिए देखिए, सॉरी ये खाली पेज है। तो सबसे पहले अपन को याद रखना पड़ेगा ऊँट। वो सारणी याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मेरे हिसाब से ऐसे याद कर लेना। देखो ऊँट लिख दिया, ऊँट के बाद में यहाँ पर लिख देना घोड़ा। क्या आ जाएगा, घोड़ा। घोड़े के बाद में यहाँ पर गाय और भैंस को दोनों में साथ में ले रहा हूँ, गाय और भैंस। और यहाँ पर भेड़ और बकरी को दोनों को साथ में ले रहा हूँ, भेड़ व बकरी, भेड़ व बकरी को साथ में ले रहा हूँ। पहले अपन इसका तापमान देखेंगे। क्या देखेंगे, तापमान, तापमान देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अपन सेंटीग्रेड में और यहाँ पर देखेंगे अपन फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो सबसे पहले अपना तापमान कितना होता है मनुष्य का स्वस्थ में, 37 डिग्री होता है। कितना होता है, 37। तो यहाँ पे याद रखना 37.5, 37 अपना भी होता है, 37 याद रह जाएगा। 37 के बाद में क्या लगाना है, 5 लगा दिया। अब इसमें 5 और जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 5 मतलब 0.5 जोड़ना है, आधा जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 38 डिग्री। अब 38 में 5 जोड़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 38.5 डिग्री। अब इसमें 5 जोड़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब क्या है, सेंटीग्रेड। याद हो जाएगा ना। मैंने इसका सीक्वेंस चेंज, वहाँ पे गाय भैंस का पहले दे रखा है, लेकिन अपने को इस प्रकार से याद रखना, ऊँट घोड़ा गाय भैंस और भेड़ बकरी, इससे बाहर नहीं जाएगा। इजी है। अपना तापमान 37 होता है, तो 37.5, फिर 37.5 में 0.5 जोड़ना है 38, 38 में 0.5 जोड़ना है 38.5, इसमें भी वापस क्या जोड़ना है 0.5। तो यहाँ पे अपने को प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 0.5 को जोड़ना है। एक याद किया, सारे के सारे याद। अब आते हैं फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पर आ जाएगा 99.5, 99.5। इसमें आप देखिए यहाँ पे आएगा 100.5, यहाँ पे आएगा 101.5, लेकिन यहाँ पर आएगा 102, यहाँ पर 102.5 नहीं होगा। इसमें एक जोड़ा, यहाँ पे अपने को प्लस करना है 1,
क्या जोड़ना है, प्लस 1, यहां पर आधा जोड़ा है, यहां पर 0.5 ही जोड़ा, लेकिन ये याद हो जाएगा। मनुष्य अपने को 102 डिग्री बुखार होता है, बहुत ज्यादा माना जाता था, ऐसे भी याद हो जाएगा। यहां पर जोड़ना है 0.5 और इसमें जोड़ना है 1, क्या जोड़ना है 1, 99.5 याद रखना है। उसके बाद इसमें एक जोड़ा 100.5, इसमें एक जोड़ा 101.5, इसमें आधा जोड़ना है। तो इस सारणी से आपको याद हो जाएंगे क्या, पशुओं का तापमान। अब बताओ आपको याद हुए या नहीं हुए, हो गया याद। तो अब अपन देखते हैं इसकी नाड़ी गति, क्या देखेंगे, नाड़ी गति। राइट इसको, तो ये थी पशुओं की शारीरिक तापमान, अब उसकी नाड़ी गति। तो नाड़ी गति में याद रखना, देखिए वही सीक्वेंस, यहां पे याद रखना है 28 से 32, 28 से 32, 28 से 32 हो गया। 32 के बाद में यहां से याद रखना अपना 32 से लेकर 40, 32 यहां आ गया, यही वापस यहां पे लिया, 32 से 40, 40 आ गया, इसको वापस लेना है 40 से 50, 40 से 50, 60 को अपने को छोड़ना है, यहां पे लेना है 70 से 80, 70 से 80। तो ये क्या हो गई, ये हो गई अपनी, सबसे पहले अपने क्या लिया था, ऊंट, तो ये आ गया ऊंट, ये आ गया घोड़ा। वही सीक्वेंस याद रखना जो उसमें रखा था, ये आ गया अपना गाय और भैंस, गाय और भैंस, और ये आ गई अपनी भेड़ व बकरी, क्या आ गई, भेड़ व बकरी। इसमें से एक प्रश्न 100% आएगा, श्वसन दर से आए, नाड़ी गति से आए, या तापमान से आए। हो गया याद, आपको एक ही तो याद रखना 28 और 32, 28 और 32 याद रखिए, इसको यहाँ पर ले आओ 32 को, फिर आगे इसमें 8 जोड़ दो 40, 40 को यहाँ पर ले आओ, फिर इसमें 10 जोड़ दो 50, फिर 50 को यहाँ पे नहीं लाना है, यहाँ पे 70 लाना है, वापस 80, इस प्रकार से याद। क्यों, अब यहाँ पे 60 क्यों नहीं लिए, तो 60 लेके चला गया कौन, सुअर लेके चला गया, 60 कौन लेके चला गया, सुअर। तो 60 से लेकर 80 तक जो नाड़ी दर होती है, नाड़ी दर ये होती है सुअर में, किसमें होती है, सुअर में। तो ये सुअर जो है ये 60 को यहाँ से भगा के ले गया, 60 को ये लेके चला गया, इसलिए अपने को यहाँ पे 70 मानना है। ये सुअर भी आपको याद हो जाएगा कि 60 कौन लेके गया, सुअर जो है वो लेके चला गया। 28 से 32 याद रखना, 32 को लिखना है, 8 जोड़ने हैं, 40 हो गया। 40 के बाद वापस 40 लिखने हैं, 10 जोड़ने हैं 50, 50 के बाद 60 सुअर लेके चला गया, 60 से 80, तो वापस 70 आता है 60 के बाद, तो 70 से 10, ऐसे याद हो जाएगा। याद हुआ या नहीं हुआ। अब इसकी है श्वसन दर, क्या है, श्वसन दर। हटाए इसको, तो श्वसन दर देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना 5 से 7, 5 और 7, 7 के बाद आता है 8, और 8 का डबल होता है 16, 8 का डबल कितना होता है 16, और यहाँ पर फिर 16, 16 से आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18। इसके अलावा यहाँ पर 20 से 25, और यहाँ पर हो जाएगा 12 से 20, ये थोड़ा अलग लेकिन याद हो जाएगा। वही सबसे पहले क्या था, ऊंट था, फिर क्या था अपना घोड़ा था, फिर क्या था अपना गाय थी, फिर क्या था अपना भैंस थी, फिर क्या था अपना भेड़ था, और फिर क्या था, भेड़ के साथ में बकरी थी। ये आपने को पता ही है कि गाय भैंस दोनों साथ में रहती है, भेड़ बकरी दोनों साथ में रहती है, गाय भैंस भेड़ बकरी, तो इनका साथ में ही चलेगा। अब देखिए अपने को ये याद रखना है 5 से लेकर 7 तक इनकी क्या होती है, श्वसन दर की अपन बात कर रहे हैं। तो इनकी श्वसन दर होती है 5 से लेकर 7 तक, किसकी, ऊंट की। 7 के बाद क्या आता है 8, तो 8 का डबल 16, यानी 8 से लेकर 16 तक घोड़े की। 16 है, इस 16 को वापस लिखना है, 16 से लेकर 18 तक ये होती है भैंस की, ये किसकी होती है, भैंस की, और ये होती है गाय की, ये दोनों में अलग है। तो 16 से 18 यहाँ पे याद रखना, और इस गाय में याद रखना 20 से लेकर 25 तक, और बकरी और भेड़ में दोनों में हो जाएगा 12 से 20 तक। इस प्रकार से याद रखना है, इजी है, आपको याद हो जाएगा। ये मैंने बता दिया, इस प्रकार से याद नहीं होगी, मैंने बताइए वैसे याद करना, याद हो जाएगी। बस इतनी था आज की क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।